नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शार्प आईक्यू में। आज हम लोग उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक मैथ के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो कि उस बेस पे बने हैं प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन हैं और जो कि आ सकते हैं अन्य एग्जाम में, वो उस टाइप के क्वेश्चन हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। हम लोग वो सीरीज कर रहे हैं, डेली इसका एक वीडियो आता है, आप लोग यही देख के जाइएगा। मैथ में टोटल के टोटल रीजनिंग और आज से हम हिंदी के क्वेश्चन भी कुछ इंक्लूड कर रहे हैं। लास्ट में हम हिंदी के कुछ क्वेश्चन देखेंगे एक मैथ के होने के बाद। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, 3 मित्र ए बी सी अपनी पूंजी को 8:3:9 के अनुपात में एक व्यवसाय में निवेश करते हैं। हर तिमाही के अंत में ए अपनी पूंजी का आधा, बी अपनी पूंजी को दोगुना कर देता है। ए आधा कर देता है और बी दोगुना कर देता है हर तिमाही। सी अपनी पूंजी को समान रखता है, यानी ये 12 महीने समान काम करता है। यदि बी का लाभ 1.8 लाख रुपए है तो कुल लाभ ज्ञात करिए। तो यहाँ ए बी सी का हम लोग निकाल लेंगे पहले यूनिट, कि कितना यूनिट ये लोग लाभ पाते हैं। तो ऐसे लिख लेंगे, ए अपनी पूंजी का पहले 8 करता है, 8 करता है पहले 3 महीने, फिर उसका आधा कर देता होगा 4, फिर इसका आधा कर देता होगा 2, फिर इसका आधा कर देता होगा 1। ये हर 3-3 महीने पे करता है। 4 तिमाही होते हैं पूरे साल में। और बी क्या करता है, दोगुना। और बी का कितना है, 3, तो ये 3 रहता होगा, फिर ये 6 कर देता है, फिर ये 12 कर देता है, फिर ये 24 कर देता होगा। और जो सी है वो 9 रखता है, ये भी 9 रखता है, ये भी 9 रखता है और ये भी 9 रखता है। तो अभी लोगों को काउंट कर लेंगे कितना इन लोगों का बन रहा है पूरा यूनिट। तो इसका 8 4 12 3 15 बन रहा है, 6 3 9 12 9 21 और 24 45 बन रहा है, 9 चौक 36 बन रहा है। अब ये बन गया। अब इन्हें हम लोग काट ले रहे हैं, किससे काटे, जिससे ये पूरा कट जाए। तो 3 से काट ले रहे हैं, 3 बचे 15 हो गया, 15 तियाँ 45 और 12 तियाँ 36। ये हो गया। टोटल यूनिट कितना बन रहा है, 15 5 20 10 30 32 बन रहा है। लेकिन इसमें सिर्फ बी का पूछा है। 1 मिनट। तो हम लोग पहले 15 का निकाल ले रहे हैं, यानी 15 का मान इसने कितना दे रखा है, 1.8 लाख। 1.8 लाख दे रखा है, तो पहले एक यूनिट का निकाल ले रहे हैं ना। एक यूनिट का हो कितना हो गया, 1.8/15। अब ये कितना हो जाएगा, जीरो करेंगे, यहाँ जीरो बढ़ जाएगा, ये दशमलव, और ये हो जाएगा 15 180, यानी कितना आएगा, 0.12 लाख। 0.12 लाख इसका हो गया, ये जो इक्वल हो जाएगा 1.2 लाख के। उसके बाद हम लोगों को कितने यूनिट निकालना है, टोटल कितने यूनिट है, 32। 15 12 और 5 15 12 कितना यूनिट, 32 यूनिट टोटल था। तो हम लोगों को टोटल लाभ निकालना है ना। देखिए कुल लाभ 32 यूनिट, ये एक यूनिट का निकला, तो इसमें ही 32 के गुणा कर देंगे। अब ये कितना हो जाएगा, नहीं नहीं ये पॉइंट रहेगा यार, सॉरी, ये जो है ये यहाँ रहेगा, ये यहाँ रहेगा। .12 रहेगा, क्योंकि ये जीरो बढ़ेगा ना, तो पहले जीरो होके तभी तो लगेगा। यहाँ 150 हो जाएगा और ये 18 हो जाएगा, 180 करने के लिए पॉइंट लगेगा। तो पॉइंट ये हो जाएगा 0.12 गुणे 32। अब इसका मान कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 3 दूना 6 2 8 और 3 एकम 3, यानी 3.84 लाख, 3.84 लाख रुपए। ये 32 में जब 1.02 का गुणा करेंगे तो 3.84 लाख रुपए आएंगे। टोटल लाभ इनका इतना हुआ है। देखिए ऐसे करके निकाल लेंगे, पहले ए का टोटल निकाल लेंगे 5 यूनिट, बी का निकाल लेंगे 15, सी का निकाल लेंगे 12। 32 यूनिट हो, फिर उसने दे रखा है बी का मान 1.8 लाख 15 का बराबर, तो हम लोगों को 32 का निकालना था, इसलिए ऐसे इजी वे में निकाल लेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करना रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
ये एलसीएम एचसीएफ का। तो ये भी क्वेश्चन बनता है और ऐसे ही क्वेश्चन आया था एग्जाम में, सेम डिजिट सिर्फ चेंज थे, सेम ऐसे ही क्वेश्चन था, मैं लेकर आया हूँ, देख लीजिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक 2 अंकों की संख्या ए बी, इसमें दे रखा है ए बी से बड़ा है, पहले याद रखेंगे ए जो है बी से बड़ा है, उनका मासा 18 है, यदि बी और 45 का लासा, बी और 45 का लासा यानी एलसीएम और मासा, यदि बी और 45 का लासा और मासा 270 और 90 है, यानी बी और 45 का जो एलसीएम और एचसीएफ है वो एक का 270 है और इसका एलसीएम 9 है, और ए के अंकों के बीच का अंतर 5 है, यानी जो 2 अंकों की संख्या है ए, उनके बीच का 2 डिजिट दिया गया है, एक संख्या है 2 डिजिट का, उसके बीच का अंतर 5 है, 5 दे रखा है। तो ए और बी का लासा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम लोगों से एक फार्मूला हम लोग जानते होंगे, क्योंकि इसमें दे रखा है, ये जानते होंगे, याद रखिएगा, सुना होगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। ये आप लोगों को पता होगा, ये फार्मूला पता होगा। अब यहाँ दे रखा है, देखिए बी और 45 का, बी और 45 का, यानी पहली बी संख्या हो गई, पहली मान लीजिए बी, और दूसरी संख्या 45 है, इसका लासा और मासा क्रमशः देखिए 270 और गुणे 9 इन्होंने दे रखा है। यहाँ से हम बी का मान निकाल लेंगे, बी का मान निकल के 45 नीचे जाएगा, यानी 9 पचे 45, 5 और 270 में जब 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5 25, 5 चौक 20, 54 आ गया ना। अब 54 दे रखा और इसमें दे रखा ए के अंकों के बीच का अंतर 5 है, ए के अंकों के बीच का अंतर 5 है, तो हम लोग ऐसे संभावित संख्या क्या हो सकता है जिसका ऐसे जिसके अंत 18 रहा हो और उसका जो लासा रहे उनके अंतर बीच 5 रहे, 2 अंकों की संख्या यानी ए और बी से बड़ा भी रहे और उनका मासा 18 रहे। अब आप लोग देखिए ऐसी कौन सी संख्या रहेगी जिसका मासा 18 रहे और अंकों के बीच का जो अंतर रहे वो 5 रहे। तो देखिए 18 एक हो गया, 18 दूना 36, इसका भी अंतर 5 नहीं, 18 तिया 54, इसका भी अंतर 5 नहीं है, 18 चौक 72, अब इसका अंतर 5 है, देखिए 7 और 2, तो जो 72 है वो एक संख्या हो सकती है। ये जो ए का मान 72 आ सकता है और बी का तो निकल गया, तो ए का मान तो 72 हम लोग मान लें, 72 का मान लें। तो ए और बी का एलसीएम पूछता है, अब ए और बी का जब एलसीएम 54 और 72 का हम लोगों को एलसीएम निकालना है, 54 और 72 का एलसीएम कितना होगा, 54 और 72 का एलसीएम यही देख ले रहे हैं, जो 72 से भी कट जाए, 54, 5 चौक 20, 55 25, ये हाँ 270, 54 और 72 का एलसीएम आप लोग निकाल लीजिए, 270 ही आएगा। अरे तो इससे ये एकदम संख्या निकल जा रही है, 72 और 54, इसका एलसीएम हो जा रहा है 270, ये भी इससे कट रहा है और ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे हाईएस्ट संख्या ही है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसमें देख लीजिए, पूछा गया दो अंकों की दो संख्याओं का मासा 16 और उनका लासा 180 दे रखा है। यदि इन दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या के अंकों का योग 8 है तो छोटी संख्या, देखिए इसे हम लोग एज्यूम करके भी मान सकते हैं, बड़ी संख्या के अंकों का योग 8 है, तो पहले इसी ऑप्शन में से, ऐसे सिचुएशन में हम इसी ऑप्शन में से एक डिजिट ले रहे हैं जिनके अंकों का योग 8 है, तो 8 और 0 का 8 आ रहा है, वो फार्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा है, पहली संख्या दूसरी संख्या और मासा गुणे लासा, तो 16 गुणे 160 कर देंगे, मासा गुणे लासा बराबर 80 गुणे छोटी संख्या को x मान लीजिए, इसे मान लिया है हम लोगों ने 80, तो x का मान निकालने के लिए 160 गुणे 16 80 कर लें, 2 यानी 32 इसका राइट आंसर आ गया। ऐसे कोई संख्या एज्यूम कर लीजिए जो ऐसा दिया रहे ऐसे सिचुएशन में, नहीं तो आपको लंबा फिर जाना पड़ेगा, वैसे लंबा कुछ नहीं, सिर्फ इसका मान निकालना पड़ता है और ज़्यादा कुछ नहीं सोचना रहता है इसमें, x और y के गुणनफल का जो मान रहता है वो निकाल के
हम लोग इसे कर सकते हैं। सिर्फ एक ऐसा रहता है कि 160 में इसका जब भाग देंगे तो 10 आ जाता। अब जब 10 आ जाता तो इसके 2 टुकड़े कर लेते, 2 और 5 में तोड़ के फिर छोटी और बड़ी संख्या निकाल लेते। इसे 2 और 5 में तोड़ लेते, ये हो जाता 16 दूना 32 और 16 पंचे 80। यहाँ 16 से जब करते तो ये हो जाता 32, 32 से ही छोटी संख्या आ जाती और 16 पंचे 80, देखिए ये संख्या आ जाती है। ऐसे भी आ जाता, लेकिन ये ऑप्शन से चूज करने वाला मेरे हिसाब से सबसे सही रहा, क्योंकि यहाँ अंकों का योग 8, कोई ऐसी संख्या ले लो जिसके अंकों का योग 8 रहे तो क्वेश्चन ऑप्शन से ही उठा लें, वो ज़्यादा सही पड़ता है। एक बार रीचेक करके आंसर जल्दी आ जाता है। बाकी ऐसे भी आ जाएगा, भाग देंगे फिर इसको 2 भाग में ऐसे तोड़ेंगे जिसके एक का मान निकल जाए। तो देखिए 16 पंचे 80 और 16 दूना 32 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उसके बाद और भी मैथ के बीच बीच में रीजनिंग के क्वेश्चन है, ताकि थोड़ा बोरियत ना लगे। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आप लोग देख लीजिए। कुछ माउस कीबोर्ड है, तो इजी वे में करेंगे, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं रहता है कि बहुत सारा। कुछ जो कीबोर्ड हैं की कर लें, उन्हें माउस बना ले रहे हैं, ऐसे कर लें। कोई कीबोर्ड गिटार नहीं है, कोई जो कीबोर्ड है वो गिटार नहीं है, तो इसे अलग पहले यहाँ बना ले रहे हैं। यहाँ कोई कीबोर्ड गिटार लिख लें, यहाँ कोई गिटार नहीं है। सभी पीसी गिटार हैं, सभी पीसी जो कीबोर्ड करे, कोई कीबोर्ड गिटार नहीं है, यानी कोई कीबोर्ड गिटार नहीं, इसका कोई संबंध नहीं है। ऐसे हम लोग बना लें पहले, ताकि बाद में इसे यहाँ कर लें कि इसका कोई संबंध नहीं है। सभी पीसी गिटार हैं, सभी जो पीसी हैं वो गिटार हैं, तो ये पीसी जितने रहेंगे इस गिटार के अंदर रहेंगे, जो होंगे पी। एक मिनट यार, ये जो पी हैं वो गिटार रहेगा। उसके बाद बन गया ना, इसका संबंध हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसका ये मन में जिसके बारे में कहा जाए सिर्फ उसका ध्यान रखेंगे। वो चीज़ें जो एज्यूम करने चीज़ें, हो भी सकता है नहीं हो सकता है, वो हमेशा निगेटिव रहता है। जब ऐसा पूछा जाए इसके बारे में बताया भी नहीं गया तो ये हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, 2 पॉसिबिलिटी बनती है ना। लेकिन ऐसे सिचुएशन में ऑप्शन के हिसाब से हमेशा नहीं जाएंगे। अगर ऑप्शन में या तो करके दिया है तब वो सही होता है, ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। अब चलिए ऑप्शन देखते हैं। कुछ पीसी कीबोर्ड हैं, कुछ जो पीसी हैं वो कीबोर्ड हैं, कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं, क्योंकि गिटार को पहले ही पीसी से रोक दिया गया, इसके अंदर है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। कुछ माउस गिटार हैं, कुछ माउस गिटार हैं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ये भी गलत है। कुछ पीसी माउस हैं, कुछ पीसी माउस हैं, ये भी हो सकता है नहीं हो सकता है, क्योंकि पहले इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है, ना इसका कोई सीधा संबंध कहा गया है, तो ये भी गलत हो गया। उसके बाद कह रहे हैं केवल एक अनुसरण करता है। केवल एक कहाँ से अनुसरण कर देगा जब कोई केवल एक की बात ही नहीं हुई है। तो उसके बाद ये चारों ऑप्शन सही नहीं, इनमें से एक होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई अनुसरण नहीं करता, ये ऑप्शन सही होता अगर होता तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछे जा रहे हैं रीजनिंग के, इसलिए मैं इसे भी लेकर आया हूँ। तो इसमें क्या बोला गया है, 7 व्यक्ति एक दूसरे के संबंध में निश्चित दूरी पर बैठे हैं, उनमें से एक जी है, उनमें से एक जी है, तो बी ई के उत्तर में 6 मीटर दूरी पर बैठा है, डी ए से पश्चिम 4 मीटर दूरी पर बैठा है, एफ तो कहीं एक से शुरू कर ले रहे हैं, ए से शुरू करते हैं। चलिए ए को हम लोग यहाँ मान ले रहे हैं, पहले तो ऐसे बना लें, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये बना लें ऐसे। उसके बाद शुरू करते हैं, कहीं एक जगह से शुरू करें। अब ए डी से, डी ए से, हाँ ए यहाँ मान ले रहे हैं, पहले ए यहाँ मान लें। कहाँ बैठा है, पश्चिम में, यानी पश्चिम इधर, पूरब ये हो गया।
तो डी यहाँ मान लें, ये कितना है 4 है। उसके बाद कह रहा है फिर इन्हीं दोनों के संबंध में देखेंगे डी कहाँ है, डी या ए, तो डी यहाँ लिख रखा है जो नहीं, हाँ डी यहाँ है। अच्छा, यफ उस व्यक्ति के पश्चिम में 3 मीटर दूरी पर बैठा है, यफ उस व्यक्ति के पश्चिम में 3 मीटर दूरी पर बैठा है जो डी से उत्तर में 5 मीटर दूरी में बैठा है, यानी उत्तर से 5 मीटर, यानी ऊपर जाएगा उत्तर ना। यहाँ कोई व्यक्ति बैठा है, क्लियर नहीं है, लेकिन वो कह रहा है यहाँ कोई व्यक्ति बैठा है जो उत्तर में 5 डी से उत्तर में 5 मीटर दूरी पर बैठा है, यफ उस व्यक्ति से पश्चिम में 3 मीटर बैठा है, यानी पश्चिम यानी इस साइड, इधर ये देखिए पश्चिम, इधर 3 मीटर पर जो बैठा है, छोटा कर लें थोड़ा, कलर चेंज कर, कलर तो सही है, ये हो गया। 3 मीटर दूरी पर कौन बैठा है, ये हो गया यफ। यफ बैठा है 3 मीटर पे, इतना तो समझ में आया होगा आप लोगों को। यफ हो गया 3 मीटर पे। अब यहाँ पे कौन बैठा है अभी ये से और नहीं है, आगे देखिए। उसके बाद क्या कह रहा है, अब यफ देखिए, यफ कहाँ है, हाँ सी एफ के दक्षिण में 11 मीटर दूरी पर बैठा है, दक्षिण में ना, उत्तर ये है दक्षिण नीचे, यानी ये 11 मीटर, यानी 5 इधर जाएगा एफ से, और यहाँ कौन बैठा रहेगा, सी यहाँ बैठा रहेगा। ये ज़्यादा नहीं करेंगे, अभी और भी संख्याएं हैं तो 11 सिर्फ मान लेंगे ऐसा, यहाँ तक समझ लीजिए। हम लोग सी को बैठा दे रहे हैं, यहाँ पे सी बैठा है 11 मीटर की दूरी पे। कितने लोग होंगे, ए डी एफ और सी, इतने लोग मिल गए। उसके बाद ये कह रहा है कि 11 मीटर, और बी के पूरब में 9 मीटर दूरी पर बैठा है, और अब यही सी ही बी के पूरब में 9 मीटर बैठा है, बी के पूरब में 9 मीटर, यानी ये इसके पश्चिम में रहेगा तो इसके पूरब में रहेगा, यानी सी जो बैठा है 9 मीटर किसके पूरब में, बी के, तो बी हम लोग यहाँ मान लेंगे। अभी इसके पूरब नहीं हो गया 9 मीटर, देखो अभी इसके पूरब 9 मीटर हो गया, क्या छूट रहा है, ए बी सी डी, ई नहीं मिल रहा ना, ई। अब ई के बारे में और कहीं कुछ लिखा, हाँ यहाँ एक लाइन है वैसे, बी ई के 9, जो कह रहा है बी ई के 6 मीटर उत्तर में बैठा है, उत्तर में बैठा है किसके, बी के, ई उत्तर में बैठा है ना, बी ई के उत्तर में, हाँ तो ई यहाँ ही रहेगा। देखिए अब इसके उत्तर नहीं हो गया, उत्तर ऊंचाई पे देखो यहाँ, ये कितने दूरी पे बैठा है, 6 बैठा है। अब अभी कौन सा छूट रहा है, अभी कोई एक छूट रहा है ना, ए बी सी डी ई एफ जी भी है ना, उनमें से जी एक है, तो जी सिर्फ यहाँ एक ही तो छूटा, देखो इसका मान छूटा था, तो ये हो जाएगा जी। अब हम लोगों को पूरा एकदम फिगर तैयार है, अब क्वेश्चन के हिसाब से देख ले रहे हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, बिंदु ए और एफ के बीच कुल कितनी दूरी है, ए कहाँ है, ए भाई यहाँ है, और एफ, ए और एफ के बीच कितनी दूरी है, तो ये हो जाएगा 5, नहीं ये हो जाएगा 4 और 5 9 और 3 12, देखो ये हो जाएगा 4 और 5 9 3 12, दूरी पूछा है, सबसे कम दूरी नहीं पूछा है, वरना एक यहाँ भी लगता है वो वाला फार्मूला पाइथागोरस प्रमेय, लेकिन वो लगाने की ज़रूरत नहीं, 5 25 और 3 त्रिका 9, 9 और 25, वो ऐसा कोई ऑप्शन भी ना पूछा गया, तो यहाँ एफ का पूछा गया और ए के बीच संबंध 12 हो जाएगा। इससे लगभग 5 क्वेश्चन अगर इस फिगर से बन सकते हैं, इसलिए ये फिगर बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन 5 क्वेश्चन बनते हैं ऐसे, मैं एक ही लिख के लाया हूँ। तो अब जितना भी पूछेगा, अभी पूछ लेगा बी और सी के बीच की दूरी, तो 9 बता देंगे,
अब पूछ लेगा ई और सी के बीच की दूरी, तो 9 6 15 बचा देंगे। वो सब करने की, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन ये करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का। ये क्वेश्चन हम लोग किससे सॉल्व करेंगे? डिजिटल सम से, जो हम लोगों का सबसे चहेता और माना जाना फार्मूला है। उससे हम लोग क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर लेते हैं इजी वे में। तो आज हम लोग वो देखेंगे। चलिए सॉल्व किया जाए। तो चलिए इसे शुरू करते हैं अपने डिजिटल तरीके से। एक व्यापारी एक खुदरा विक्रेता को एक मशीन 122% के लाभ पर बेचता है। तो x गुणे 122 के लाभ पर बेचा है। डिजिटल सम से लगा रहे हैं। अगर आपने पहले क्लास देखा होगा तो समझ में आएगा। और खुदरा विक्रेता इसे एक ग्राहक को 15% के नुकसान पर बेचता है, यानी 85% पर बेचेगा। 100% हर चीज़ का होता है, यहाँ 100 में से 20 बढ़ा देता है और हानि पर बेचता है। और टोटल इसे कितना मिल रहा है? 16,650 रुपये। तो इसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा? जोड़ ले रहे हैं। 6 1 7 7 6 13 और 5 18, यानी 18 का कितना हो गया? 9। 9 को 9 रखने दें या 0 मान लें। अब यहाँ इसका डिजिटल सम कर ले रहे हैं। 2 2 4 1 5 और 8 5 13। 13 का कितना हो गया? 4, यानी हो गया 20। 5 20, एक्स का कितना आ गया? 2x। 2x बराबर 9, इसलिए x बराबर 9/2। अब 9/2 आ गया, तो इसे हम लोग 10 बना लेंगे। तो इसे 5 से गुणा करेंगे, यहाँ भी 5 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 9 पीछे 45, यानी 9 हो गया। और 5 दूना 10, 1, इसका मान 1 आ गया, यानी 9 आ गया डिजिटल सम। अब जिसका डिजिटल सम 9 होगा या 0, 9 ही होता है, वही राइट आंसर हो जाएगा। चेक कर ले रहे हैं। 5 5 10 11, 6 1 7, 5 1 6, 6 5 11 1 12, किसी का नहीं बन रहा है 9। लेकिन हमने इसे वैसे भी सॉल्व किया है, तो इसका जो राइट आंसर आ रहा है वो 16,008 रुपये, इतने रुपये आ रहा है। इजेक्ट आंसर नहीं दिया है, लेकिन इसका जो इजेक्ट आंसर 16,008 अगर ऑप्शन में होता तो मार देते, वरना ये इसका राइट आंसर हम लोग मान सकते हैं कि बी। लेकिन आप लोग जब यहाँ डिजिटल सम जोड़ेंगे तब समझ में आ जाएगा। देखिए ये इसका इजेक्ट आंसर होगा। 8 6 14 और 1 15, 8 6 14 15 आ गया ना। 15 का डिजिटल सम 15 5 1 6, यार ऑप्शन में ही गलती है कहीं। चलिए ये क्वेश्चन छोड़ते हैं, ये डिजिटल सम से सॉल्व भी नहीं होता। इसका मान वैसे भी क्वेश्चन ही गलत है, इजेक्ट नहीं आएगा। इजेक्ट यही आने का एक तरीका है कि हम लोग ऐसे सॉल्व कर लेंगे। x गुणे 122/100 गुणे 85/100 का मान 16,000 इसके मान के बराबर रख देंगे। इसे काट पीट के 20 17 6 1 10 इस पे गुणा करेंगे, फिर इसमें इससे घटाएंगे, इससे भाग देंगे, तो ये आंसर आएगा। काफ़ी लंबा लेंदी हो जाएगा, लेकिन इसका आंसर यही आ रहा है 16,000। कर लीजिएगा गुणा भाग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। ब्याज वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ज़्यादा गुणा भाग नहीं करना रहता है, इसलिए हम लोग डिजिटल सम से सॉल्व करेंगे इसे। देख लीजिए डिजिटल सम वाला फार्मूला मैं ऊपर बता चुका हूँ एक वीडियो में, देख लेंगे समझ में आ जाएगा। जो मिश्रधन का फार्मूला होता है वो होता है AP1 + R⁻100, यानी ये होता है। तो यहाँ पहले इसका हम डिजिटल सम निकाल लेते हैं, इसका पूरा का, फिर गुणा कर देते हैं, नॉर्मली आ जाता है। तो इसने प्रिंसिपल का डिजिटल सम पहले निकाल लें, कितना हो जाएगा? 5 और 5 10, देखिए 5 3 8 2 10, इसका मान हो जाएगा 1। फिर 1 हो गया, फिर इसका निकाल ले रहे हैं 1 + R⁻100, तो 1 हो जाएगा। R का मान इसने कितना दे रखा? 2 और 1 3, 3 हो जाएगा ना, 3, और इसका 1 हो जाएगा। और टोटल का निकाल ले रहे हैं, 1 1 में 1 3 4, यानी टोटल कितना माना जाएगा? इसका 4 आ जाएगा। और पावर 2 दे रखा है,
तो यहाँ 4 पर स्क्वायर निकल के कितना आ जाएगा, 1 गुणे इसका मान 1 है, 4 चौक 16, यानी 1 गुणे 16 का कितना हो जाएगा 7, 6 + 1 7, यानी 7। इसका पूरा डिजिटल सम 7 आ गया, डिजिटल सम 7 आ गया। अब ऑप्शन के हिसाब से चेक कर ले रहे हैं, ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है, इसका डिजिटल सम चेक करते हैं। ऑप्शन 4 ऑप्शन होने चाहिए, एक ही क्यों दे रखा है, शायद नीचे होगा। अरे यार कहीं ये चलिए पहले इसका डिजिटल सम काउंट करते हैं, कितना हो जाएगा। 9 तो कट जाएगा, जहाँ 9 दिखे उसे 0 कर देना चाहिए, ये हो गया 0। फिर 5 2 7 2 9, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। अब जो 2 और 3 5, 2 और 3 5, ये इसका नहीं होगा। आगे उत्तर देखते, आगे ऑप्शन चेक करते हैं। 9 तो ये काट दीजिए, 9 ये पूरा काट दीजिए। उसके बाद कितना बच रहा है, 7 और 2 9, 7 और 2 काट दो, 9 हो गया 0। और 8 4 12, 12 और 4 16, इसका भी डिजिटल सम नहीं बन रहा है, इसका भी डिजिटल सम नहीं बन रहा है ना। यार इसे फिर से काउंट करें तो 7 ही चाहिए ना डिजिटल सम, डिजिटल सम 7 आया है ना। तो कितना होगा, 9 तो काट दें यार इसे पूरा, उसके बाद 7 2 9 ये भी काट दे रहे हैं, तो 8 4 12 और 4 16 ना, 16 16 का 7 तो बनना है, 6 + 1 7, 7 इसका बनना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप काउंट करेंगे, टोटल भी काउंट करेंगे तब भी 7 ही आएगा। अगर ऐसे काउंट कर लेंगे 2 + 9 + 4 + 7 + 8 + 4, तब भी काउंट करने पे 7 ही आएगा। आप देख लीजिए, 9 2 11 और 4 15 15, 15 और 7 22, 22 और 8 22 8 30 और 4 34, 34 को जो काउंट करेंगे तब भी 7 आएगा डिजिटल सम। हर हाल में डिजिटल सम 7 आएगा, कभी ये ट्रिक फेल नहीं हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। कुछ हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लें, उसके बाद आप लोगों को एक क्लास 1 2 क्वेश्चन हिंदी के कुछ क्वेश्चन है उसे तुरंत सॉल्व करते हैं। चलिए हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं कोऑपरेटिव में, इसलिए मैं इसे लेकर आया हूँ। 10 ही क्वेश्चन रहते हैं, कुछ क्वेश्चन देख ले रहे हैं, बाकी अगली बार से जो क्लास आएगी उसमें सारे क्वेश्चन रहेंगे, मैथ इंग्लिश जीके और कोऑपरेटिव के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनसे भी क्वेश्चन रहेंगे, और 2-4 क्वेश्चन जीके के भी रहेंगे, ताकि आप लोगों को पूरा प्रैक्टिस सेट मिले। अगर प्रैक्टिस सेट पूरा चाहिए कंप्लीट तो बता दीजिएगा, मैं कंप्लीट प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। इसका राइट आंसर देख लेते हैं। जो सब कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द, उसे कहते हैं सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। अशुद्ध शब्द इसमें से कौन सा है, इसमें से अशुद्ध शब्द है अभ्यर्थी। अभ्यर्थी ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा ऐसे, ये मात्रा नहीं रहेगा, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। जो सब कुछ जानता है वही क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन कुछ देख ले रहे हैं ताकि आप लोगों को बोरियत ना लगे। हिंदी भी ज़रूरी है क्योंकि हिंदी में हम लोगों को 10 में से 10 क्वेश्चन लाना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इनमें पूछा गया है अल्प प्राण। अल्प प्राण के बारे में आप लोग बताइए। ये छोटे हैं जिसमें मात्रा नहीं एक्स्ट्रा है, का और गा है, इसका राइट आंसर अल्प प्राण। आप लोग जब डीपली पढ़ेंगे तब ऐसे ही प्रैक्टिस सेट करिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। इसका राइट आंसर हो जाए का और गा। इसके लिए मैं अभी इतना छोटा सा ट्रिक बता दे रहा हूँ। जो 2 अक्षर के जितने अक्षर हैं वो अल्प प्राण होते हैं। जैसे के का लिखा गया है, के का लिखा गया है तो अल्प प्राण हो गया। और खा
के एच ए खा लिखा गया ना, जिनमें 3 अक्षर है जो महाप्राण। शॉर्टकट ट्रिक है, देखिए जी ए गा, लेकिन घा अगर लिखना हो तो जी एच ए घा लिखा जाएगा। ये इसका निंजा ट्रिक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन किया जाए। सूर्योदय शब्द का सही संधि विच्छेद। तो सूर्योदय शब्द में कौन सा संधि विच्छेद है? पहले तो संधि विच्छेद इसका जान लीजिए। इसमें है सूर्योदय, मात्रा जैसे ये वाला लगा रहे, सिर्फ एक मात्रा लगा रहता है तो वो होता है गुण संधि। और इसका जो हिंदी मतलब संधि विच्छेद क्या होगा वो देख लीजिए, वो होगा सूर्य प्लस उदय। तो सीधा सीधा पहली बात तो आप लोगों को संधि मालूम हो, और अगर संधि पे नहीं पता चल रहा है तो जिस शब्द का कोई अर्थ निकल रहा हो, जिस शब्द का कोई अर्थ निकले वो शब्द देख रहे हो। सूर्योदय कोई अर्थ ही नहीं है, सूर्य प्लस दय कोई अर्थ नहीं, सूर्य कोई शब्द ही नहीं है, सूर्य प्लस उदय, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। यह मेरी पतंग है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में यह पूछा गया है। यह कौन सा सर्वनाम है? तो यह कौन सा सर्वनाम है, मतलब इसमें यह के निश्चितता का बोध हो रहा है। वो इशारा करके साफ साफ बता रहा है कोई चीज़ है, यह मेरी है, तो निश्चितता का शब्द वो हो रहा है यह शब्द। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चारपाई पर भाई साहब बैठे, इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में से है? तो चारपाई आप लोग देखिए, अगर संप्रदान कारक और अधिकरण कारक और इन सब ये सब कारक पढ़े होंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो ये है चारपाई पर बैठे ना, जब कोई चीज़ किसी में समाई रहती है तो क्या रहते हैं वो संप्रदान। वो संप्रदान नहीं भाई, अधिकरण। अधिकरण होगा, जैसे कि नदी में मछली है तो पूरे नदी है ना, उसमें पूरी समाई हुई है मछली। कोई भी चीज़ अगर किसी चीज़ में पूरा समाया हुआ है तो वो अधिकरण में हो जाएगा। उस पर बैठा है या में पर, अधिकरण में पर आ जाए तो उसमें अधिकरण लग जाता है। ये सब ट्रिक आप लोग ऐसे याद रखेंगे तो आप लोगों को पता रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर। अब आ गया 5वां क्वेश्चन। रसोई घर शब्द में कौन सा समास है? रसोई घर में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर क्या होगा? रसोई के लिए घर। अब जब के लिए आ गया तो क्या हो जाएगा? तत्पुरुष। के लिए तत्पुरुष, के लिए तत्पुरुष याद रखिएगा ऐसे। रसोई के लिए घर है ना, तो तत्पुरुष समास। अब विवाह होगा नहीं, द्विगु होगा नहीं, बहुव्रीहि होगा नहीं। बहुव्रीहि होता है भगवान या कोई तीसरा अर्थ प्रकट करने वाला। छठा क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है? तो इनमें से कौन सा शब्द तद्भव? तद्भव का मतलब होता है जो संस्कृत नहीं, संस्कृत का टूटा हुआ रूप। अग्नि संस्कृत शब्द लग रहा है, सूर्य अग्नि से कपाट, लेकिन सूरज इसका क्या होता है? तत्सम सूर्य, और इसका तद्भव हो गया है सूरज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 नंबर। वह धीरे धीरे चल रहा है, इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है? अब आप लोग अंदाज़ा लगाइए धीरे धीरे क्या है। क्रिया है, संज्ञा है, विशेषण है या क्रिया विशेषण है? तो धीरे धीरे क्या कर रहा है? धीरे धीरे क्या कर रहा है? धीरे धीरे चल रहा है। तो चलने का ये क्या बता रहा है? विशेषण, यानी क्रिया का विशेषण बता रहा है। ऐसे ही आप लोग अंदाज़ा लगा के भी क्वेश्चन कर सकते हैं। और ये इसका है कि क्रिया ये है, चलना क्रिया है, क्रिया की विशेषण क्या है कि वो धीरे है। अब वह चल रहा होता तो ये विशेषण हो जाता, वह सर्वनाम, लेकिन धीरे धीरे भी लिखा है तो इसने क्रिया विशेषण बताया है। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अरे तुम कब आए, इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? अरे तुम कब आए, तो अरे, ओह, आह, विस्मय बोधक। इसको देखकर थोड़ा सा इंसान चौंक जाता है, उसके लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है अरे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन। कमल का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? कमल का। अब कमल बहुत फेमस शब्द है इसलिए मैं कमल को लेकर आया हूँ, इसके बारे में पूरा व्याख्या जान लीजिएगा। तो कमल का सही पर्यायवाची क्या होता है? कामल। पंकज, जो पंक मतलब होता है कीचड़, और जा मतलब जन्मा हो, तो कमल कहाँ जन्म लेता है? कीचड़ में। तो पंख और ज जन्म, यानी कि इसका हो जाएगा सी पंकज। और जो ऑप्शन देख लीजिए, अंबर किसका है? आकाश का है। उसके बाद पीयूष दे रखा है, पीयूष है अमृत का।
उसके बाद जलद, ये है जलद है बादल का। दा, जिसमें जा दा आ जाए वो बादल दा हो जाएगा, और जा आ जाता तो वो सागर का हो जाता। अगर जलज आ जाता तो सागर का हो जाता, और दा मतलब धारण करने वाला आ गया, यानी कि बादल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन। अनुराग शब्द का सही सही विलोम शब्द क्या होगा? अनुराग का सही विलोम, अनुराग का आप लोग बताइए क्या होगा, इसे कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। 10 नंबर क्वेश्चन का 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो इसका राइट आंसर होगा वो कमेंट कर देगा। तो चलिए, अगर ऐसे ही अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं पूरा प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँ जिसे मैं 1 घंटे में सॉल्व करा दूँ पूरा, देखिए आधे घंटे लगभग लग गए, और हम लोग आज मैथ के कुछ लेंदी क्वेश्चन लाए थे ट्रिक के बेस से, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। लेकिन आप लोग डिजिटल सम जो जाएंगे वो डिजिटल सम अच्छे से देख के जाएंगे। डिजिटल सम पे और मैं क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे आप लोगों को दिक्कत ना हो। एग्जाम तक सारा सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं कोऑपरेटिव और हिंदी और रीजनिंग और मैथ और क्या बोलते हैं उसे, इंग्लिश, सबके क्वेश्चन लेकर आऊँगा, जिससे आप लोगों का पूरा एकदम पर डे एक प्रैक्टिस सेट तैयार रहे। अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर हो सके भाई कर लीजिए। कोई सब्सक्राइबर मेरा बढ़ नहीं रहा, सब्सक्राइबर बहुत कम है। सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे वीडियो का थोड़ा ग्रो हो। अच्छा, बाय, टेक केयर।